everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika and I hope you all are very good and doing very well. And आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हमारी एक सीरीज चल रही थी सेल बायोलॉजी की, तो उसके अंदर हमने 2 पार्ट्स खत्म करे। तो आज उसका थर्ड पार्ट मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। उसके पहले 2 पार्ट में हमने कवर किया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल थ्योरी के बारे में, सेल डिस्कवरी के बारे में, ये सब हमने अभी तक की कंप्लीट डिटेल स्टडी कर ली है। तो इसके बाद आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर लेके आए हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि सेल जो है वो कंप्लीट एक सेल को पूरा फंक्शन करती है। तो वो एक सेल है वो डिवाइड होती है, फिर उसके बाद में उसके डॉटर सेल्स बनते हैं। तो वो किस तरह से बनते हैं, और एक सेल है बॉडी में, वो एक अब उसका टाइम खत्म हो गया, लाइफ स्पान खत्म हो गया, तो उसकी सेल की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद नई सेल बनती है। तो वो किस तरह से सेल बनती हैं, वो सेल साइकिल का आज हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी फेजेस आती है, किस तरह से सेल साइकिल चलती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है, मतलब सारे इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। जैसे सबसे पहले सेल में जीनोम है उसका डुप्लीकेशन होगा, फिर उसके बाद में सिंथेसिस होगा, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल के, जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें सेल डिवीजन में चाहिए, उन सेल डिवीजन का उन कंपोनेंट्स का सिंथेसिस होगा। फिर उसके बाद में इवेंचुअली सेल है वो डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल्स में। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। ये सबसे पहले हमारा जीनोम है वो डुप्लीकेट हुआ, फिर जो कंपोनेंट्स हमें सेल डिवीजन के अंदर चाहिए उन कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर इवेंचुअली हमारी जो सेल है वो डिवाइड हो गई 2 डॉटर सेल्स में। इस पूरे साइकिल को या फिर प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल कंप्लीटली जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। इसको हर स्टेप पे जेनेटिकली कंट्रोल्ड रहती है, मतलब सब जीन्स से रेगुलेटेड रहती है ये। और ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स की सेल साइकिल होती है। एक सेल है वो हर 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होती है। और वही सेल साइकिल जो है वो 90 मिनट्स की होती है यीस्ट के अंदर। इसी को हम इनका जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, सेल साइकिल की 2 फेजेस है, इंटरफेज और माइटोसिस। तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, या इसी को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। प्रिपरेटरी फेज, इसको हम प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है आगे डिवीजन के लिए, फर्दर डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। और यही सेल ऑलमोस्ट 95% ऑफ टाइम ले लेती है हमारे सेल डिवीजन का। जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, अब सेल डिवीजन में इंटरफेज है वो 95% लेती है, और इसके बाद माइटोसिस मतलब एम फेज है वो 5% टाइम में ही खत्म हो जाती है। माइटोसिस बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और इंटरफेज है वो ऑलमोस्ट 95% टाइम ले लेती है, मतलब ये बहुत लॉन्गर फेज होती है हमारे सेल साइकिल के अंदर। तो इंटरफेज के अंदर भी अलग अलग फेजेस होती हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं। जैसे G1 फेज होती है, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। G1 फेज फर्स्ट फेज होती है, गैप फर्स्ट फेज होती है। इसको हम प्री रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। और इसके अंदर ये टाइम इंटरवल होता है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे इसके अंदर था। तो ये G1 फेज के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये माइटोसिस चल रहा है, माइटोसिस वाली फेज है, और ये एस फेज है। एस फेज और माइटोसिस के बीच में होती है G1 फेज। ठीक है, और इस फेज के अंदर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उनके जो डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है, उनका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। तो G1 फेज के अंदर हम देखें तो G1 फेज को गैप 1 फेज बोलते हैं, इसी को हम प्री रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। ये इंटरवल होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच में।
और इस फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती जाती हैं, लेकिन इनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। फिर उसके बाद आती है एस फेज। एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट तो डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर हम इनिशियली डीएनए का अमाउंट 2C लेके चल रहे थे, तो एस फेज के बाद में डीएनए का अमाउंट 4C हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम्स का नंबर या फिर क्रोमोसोम का कंटेंट 2n लेके चल रहे थे, तो वो एस फेज के बाद 2n का 2n ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ये क्रोमोसोम का अमाउंट कांस्टेंट रहता है और डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। और एस फेज में ही सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी होता है। फिर इसके बाद में G2 फेज आती है, उसे गैप2 फेज बोलते हैं। इस फेज में प्रोटीन्स और सेल ग्रोथ कंटिन्यू, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे आगे जो डिवीजन फेज आएगी, उसमें जो जो प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत है वो सारे प्रोटीन्स G2 फेज के अंदर बनेंगे, और फिर उसके आगे माइटोसिस फेज में ये सारे प्रोटीन्स का यूज होगा और उनको यूज करके सेल डिवीजन होगा। ठीक है। और एक जी नोड फेज होती है। जी नोड फेज, ये फेज सेल डिवीजन में पार्ट नहीं लेती है, इसको क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन में नहीं जाती। ठीक है। कुछ सेल्स होती हैं एडल्ट्स के अंदर, वो अपीयर नहीं होती डिवीजन में। जैसे हार्ट सेल्स जो है, हार्ट की सेल्स हैं, वो डिवीजन में नहीं जाती। जैसे कभी कभी कुछ सेल्स है वो डैमेज हो गई या फिर उनको रिपेयर करने की या फिर रिकवरी की ज़रूरत पड़ी, तब इन सेल्स में डिवीजन होता है और जाके उन सेल्स को, जिनको जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करने में ये सेल्स काम आती हैं। ठीक है। और ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखती है, लेकिन डिवाइड नहीं होती है। इसके बाद में आती है माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है और इसका एंड होता है साइटोकाइनेसिस के एंड पे। एंड साइटोकाइनेसिस जब हो जाता है तो माइटोसिस फेज का एंड हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये सेल है, इस सेल को डिवाइड होना है, तो इस सेल में ये इसका जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल ये डिवाइड होता है। ये ऐसे एक जेनेटिक मटेरियल से दो जेनेटिक मटेरियल बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डीएनए या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होना। और इसके बाद में सेल डिवाइड होना शुरू होती है। इस तरह से एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, एक जेनेटिक मटेरियल इसके पास, एक जेनेटिक मटेरियल इसके पास। इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है। और ये प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये जहाँ साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ, वहीं पे हमारी माइटोसिस फेज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल है उसका डिवीजन हो चुका है। और ये एम फेज जो है ये टोटल 5% टाइम में लेती है हमारे पूरे डिवीजन टाइम का, इसीलिए ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी बोलते हैं सेल साइकिल का। फिर माइटोसिस के बाद ये जो डिफरेंट फेजेस होती है कैरियोकाइनेसिस की, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस 4 डिफरेंट फेजेस में जाके होता है। पहले प्रोफेज आती है, फिर मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज आती है, फिर टीलोफेज आती है। 4 अलग अलग फेजेस होती है, इनमें कैरियोकाइनेसिस होता है। तो प्रोफेज होती है फर्स्ट, तो प्रोफेज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप है वो टूटने लगती है। फिर इनिशिएशन होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोम्स हैं वो लूजली या एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है ताकि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाए, उनको हम क्रोमोसोम बोलें। तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज के अंदर। फिर सेंट्रोजोम्स होते हैं, उनकी बिगिनिंग स्टार्ट, उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं।
तो तो एस फेज में हमारे सेंट्रियोल्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल हो जाते हैं। और आगे माइटोसिस में प्रोफेज आती है, तब प्रोफेज के अंदर ये दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे इस तरह से मूव करते हैं। तो प्रोफेज के अंदर क्या क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन हुआ क्रोमेटिन मटेरियल का, और सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल है उसका मूवमेंट हुआ ऑपोजिट पोल्स की तरफ। फिर उसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में ये डिसइंटीग्रेशन है ये कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप का, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाते हैं, सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम्स आते हैं और इस तरह से सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इस मेटाफेजिक प्लेट पे आके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एनाफेज आती है। एनाफेज में सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट करते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इधर ये सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम्स है, और इसमें यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से कनेक्ट होते हैं, और ये काइनेटोकोर से कनेक्ट होने के बाद में सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट होते हैं। तो इधर से ये इनके क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं एनाफेज के अंदर, और ये क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। फिर इसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप डेवलप होता है। जो न्यूक्लियर एनवलप प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था, वही वापस से फिर रीजनरेट होता है, डेवलप होता है, और उसके बाद में क्रोमोसोम्स है फिर से डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियोलस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर ये सब फिर से बनने चालू हो जाते हैं, और ये अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर ये सारे अलग अलग सेल्स के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। एक न्यूक्लियस से हमने दो डॉटर न्यूक्लियस बना लिए। इसके बाद में हमें सेल को डिवाइड करना है। सेल को डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल सेल्स में दोनों में अलग अलग प्रोसेस से होता है। एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो फरो फॉर्मेशन होती है। जैसे एनिमल सेल है तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें दो न्यूक्लियस है, तो इन दोनों को अब कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब हमें साइटोकाइनेसिस करना है, तो सेल को डिवाइड करना है। तो इस तरह से फरो फॉर्मेशन होता है, ये फरो होता है। एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर जाता है। फिर इसके बाद में ये फरो जो है, ये फरो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। फिर ये फरो है ये धीरे धीरे डीप होता जाता है, और जैसे ये डीप होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, और इसके बाद में एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो ये हमारी डॉटर सेल्स बनेंगी साइटोकाइनेसिस के बाद में। लेकिन प्लांट सेल में इस तरह से नहीं बन सकता, क्योंकि प्लांट सेल में एक और लेयर प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल, और सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि इस तरह से फरो फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए प्लांट सेल में यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उस सेल प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से धीरे धीरे अंदर की तरफ से सेल है वो डिवाइड होना शुरू करती है, और लास्ट में इस तरह से दो डॉटर सेल्स है वो बनती है। ठीक है, ये हमारी अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज के अंदर सेल्स है वो इनका कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है। यहाँ पे लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ये जो क्रोमोसोम्स है इनमें कंडेंसेशन हो गया क्रोमेटिन मटेरियल का, तो ये थोड़े से क्रोमोसोम की शेप में आ गए। फिर इसके बाद में प्रोफेज से मेटाफेज में आता है। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब मेटाफेज में ये आ रहे हैं। तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये क्रोमोसोम्स हैं ये एक लेयर में आते हैं। तो ये मेटाफेज जैसे आता है तो ये एक लेयर में सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। फिर मेटाफेज के बाद में एनाफेज आती है। एनाफेज में सारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर्स है वो स्प्लिट होते हैं यहाँ से, और वो क्रोमोसोम्स है वो पोल की तरफ मूव करते हैं।
फिर इसके बाद में टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाती है, क्रोमेटिन मटेरियल है वो फिर से डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इंटरफेज आता है, इसमें सेल्स है वो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाता है, सेल्स है उनका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था मियोसिस, इस माइटोसिस। इसके बाद में हम मियोसिस स्टार्ट करते हैं। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ। क्रोमोसोम नंबर अगर हमने किसी सेल को 2 एम्प्लॉयड लेवल से शुरू किया सेल का डिवीजन, तो वो जब लास्ट में सेल डिवाइड होगी तो उनका क्रोमोसोम n ही बचेगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अगर 4n से शुरू करेंगे तो डॉटर सेल में 2n क्रोमोसोम हमें मिलेगा, 6n से शुरू करेंगे तो 3n हमें देखने को मिलेगा। इस तरह हाफ में जाके रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, और ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है अगर 2n से स्टार्ट करा है तो। और ये गेमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। और इसके अंदर ये 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होता है जैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2। लेकिन इसमें सेल ये डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिंगल टाइम में होता है, एक ही बार में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन है वो 2 बार होंगे, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा। ठीक है, और मियोसिस जो है वो 2 टाइप्स में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी चार फेजेज आती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 के अंदर भी 4 फेजेज आती है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इनके बीच में एक छोटा सा टाइम गैप आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उस इंटरकाइनेसिस में आगे जो मियोसिस 2 को जितने भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए वो सब बनता है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है। और इस इंटरकाइनेसिस के अंदर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, मियोसिस 1 हम स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 का फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 बाकी सारी फेजेस से लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये 5 सब फेजेस में डिवाइड होता है। इसमें आती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेस आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसमें लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स बुके शेप में आते हैं क्रोमोसोम्स, तो इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारी जाइगोटीन आती है। जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स पेयरिंग स्टार्ट करते हैं और सिनेप्सिस बनाते हैं, तो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन स्टेज में, और इसके अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनमें आपस में पेयरिंग होती है, तो वहाँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से वहाँ बाईवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। बाईवेलेंट में मतलब क्योंकि इसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं पेयरिंग में, इसलिए हम बोलते हैं बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं इसके बाद पेकाइटीन स्टेज में। तो पेकाइटीन के अंदर अपीयरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, और इसी पेकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़े से एरिया में एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी डिप्लोटीन स्टेज आती है, इसमें डिसोल्यूशन हो जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन के अंदर बना था वो साइनेप्टोनिमल है कॉम्प्लेक्स है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, और कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे
जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो इनके अंदर पेयरिंग हो रही है इस तरह से, और एक ये है, तो इनमें इस तरह से पेयरिंग हुई। तो ये जब पेयरिंग के बाद में ये कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये डिसॉल्व हुआ तो नए वापस से ये इस तरह का क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो मार्क रह जाता है या फिर कोई साइन रह जाता है इनका, इसको बोलते हैं कियाजमेटा। और ये कियाजमेटा एक्स शेप का होता है, एक्स शेप का कियाजमेटा होता है। फिर मतलब इस डिप्लोटीन फेज में डिप्लोटीन स्टेज के अंदर दो प्रोसेस हुए, एक तो डिसोल्यूशन हुआ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, एक कियाजमेटा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये कियाजमेटा है, ये एक्स शेप की स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है, वो वाला स्टेज होता है, स्टेप होता है यहाँ पे। और इसमें डिसोल्यूशन, इसमें कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी डाइकाइनेसिस स्टेज आती है। इसके अंदर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, कियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, खत्म हो जाता है कियाजमेटा, इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें कंप्लीशन हो जाता है। फिर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये प्रोफेज है, हमने प्रोफेज में भी देखा था कि प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं। तो ये सारी स्टेजेस है, ये प्रोफेज की है, तो इसमें क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है लेप्टोटीन के अंदर। फिर बुके शेप में आ रहे हैं इसके क्रोमोसोम्स, इसलिए ये बुके स्टेज भी होती है। फिर इसके बाद आती है जाइगोटीन, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बाइवेलेंट और टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इसके बाद आ रही है पेकाइटिन स्टेज, तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम चाहिए जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर डिप्लोटीन, पेकाइटिन के बाद आती है डिप्लोटीन फेज, इसके अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है और कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद आती है डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियाजमेटा का। फिर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन होता है। इससे इस तरह हमारी प्रोफेज 1 है वो खत्म होती है। सबसे लंबी फेज थी हमारी मियोसिस की, वो प्रोफेज 1 होती है। और फिर उसके बाद आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर वही बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेट यानी या फिर हम बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। टेलोफेज के अंदर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो वापस से बन जाते हैं। ठीक है, फिर द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इनके बीच में एक स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, और ये इंटरकाइनेसिस जनरली बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और इसके अंदर डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मियोसिस के अंदर 2 बार सेल डिवीजन होता है, 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिंगल टाइम होता है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमारी मियोसिस 1 है वो खत्म हुई। फिर मियोसिस 2 पे जब हम चलते हैं तो वही फेजेस आती है। मियोसिस 2 को हम एज ए माइटोसिस की तरह ही देखते हैं, माइटोसिस के तरह का ही होता है। इसके अंदर कोई भी जो क्रोमोसोम है उसमें रिडक्शन नहीं होता है। ये 2n पे चल रहा है तो 2n, और n से चलता है तो n पे ही जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर वही 4 फेजेस आती हैं। प्रोफेज 2 के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। फिर उसके बाद मेटाफेज 2 आती है जिसमें क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे या फिर इक्वेटर पे या फिर सेल के सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं।
फिर इसके बाद आती है एनाफेज 2, जिसके अंदर स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग होने के बाद टीलोफेज आती है। टीलोफेज में मियोसिस एंड होती है टीलोफेज 2 के। जैसे ही टीलोफेज 2 आई तब मियोसिस एंड हो जाएगी और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। हमारे माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे लास्ट में, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होंगे। इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेल साइकिल और सेल डिवीजन था। हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल जो है ये एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है। सारे इसमें सारे जो स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले सेल अपना जीनोम है उसको डुप्लीकेट करती है, उसके बाद में सिंथेसिस करती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का, जो कि हमें सेल डिवीजन में जो जो प्रोटीन्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए उनका डिवीजन करती है। इवेंचुअली सेल है वो डिवाइड कर लेती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इस पूरी साइकिल को हम प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल कंप्लीटली जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। फिर हमने देखा कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 24 आवर्स की एक साइकिल होती है, मतलब एक सेल है वो 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करती है। और वहीं हमने यीस्ट का देखा, तो यीस्ट में 90 मिनट्स में एक सेल है वो डिवाइड करती है। तो इसको हमने बोला इनका जनरेशन टाइम, ठीक है। फिर सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होती है, इंटरफेज और माइटोसिस। तो इंटरफेज के अंदर इंटरफेज को हमने रेस्टिंग फेज भी बोला क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, और इसको हमने प्रिपरेटरी फेज भी बोला क्योंकि ये सेल इस टाइम पे खुद को प्रिपेयर करती है आगे डिवीजन के लिए। और ये हमारे सेल डिवीजन का ऑलमोस्ट 95% टाइम है खुद कवर करती है। फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के अलग अलग फेजेस हैं। जैसे पहला फेज है जीवन फेज। जीवन फेज को ही हम गैप 1 फेज बोलते हैं या फिर प्री रेप्लिकेशन फेज भी हम इसी को बोलते हैं। इसमें इंटरवल ये बताती जीवन फेज होती है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच की जो फेज होती है उसको हम जीवन फेज बोलते हैं। इस फेज की जो सेल्स होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती हैं, लेकिन इनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में आती है एस फेज। एस फेज के अंदर एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोल रहे थे, और इसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन इसी फेज में होता है। और डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है इस फेज में। अगर हम 2C डीएनए कंटेंट लेके चल रहे थे तो इस फेज में 4C डीएनए कंटेंट हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज या फिर डबल नहीं होता, और डुप्लीकेशन हो जाता है सेंट्रियोल्स का। फिर G2 फेज आती है। G2 फेज को हम गैप 2 फेज बोल रहे थे। इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स हमें माइटोसिस में चाहिए हैं वो सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है और सेल ग्रोथ कंटिन्यू चलती है। फिर एक जी नोट फेज आती है, उसको हम क्विसेंट फेज और इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। क्विसेंट और इनएक्टिव स्टेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन में नहीं जाती हैं। जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं वो अपीयर नहीं होती है डिवीजन में, जैसे हार्ट सेल है। हार्ट सेल की जो जितनी भी सेल्स हैं वो क्विसेंट स्टेज में रहती हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं। और जब कहीं कहीं इंजरी हो गई या फिर सेल डेथ हो गई तो वहाँ पे जाके वहाँ की सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ये सेल्स सेल साइकिल में एंटर करती हैं और फिर सेल को रिप्लेस कर देती हैं। और ये सेल्स जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं करती। फिर इसके बाद में हमारी इस तरह से इंटरफेज जो है वो खत्म हुई थी, और इसके बाद में माइटोसिस स्टार्ट हुआ। माइटोसिस के अंदर एक्चुअल डिवीजन हुआ। तो ये एक्चुअल डिवीजन होता है, और इसके अंदर ये एंड होता है जैसे ही साइटोकाइनेसिस खत्म होता है। साइटोकाइनेसिस के एंड होने के साथ साथ ही हमारा माइटोसिस का फेज है वो भी खत्म हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट 5% टाइम ही लेता है डिवीजन का। और ये
बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। इसी स्पेस को हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस की अलग डिफरेंट 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवलप का। उस डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियर एनवलप का, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, और वो क्रोमोसोमल मटेरियल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आके क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं और वो क्रोमोसोम की तरह अपीयर होते हैं। फिर सेंट्रोसोम्स है, वो बिगिन करते हैं अपना मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, इसके बाद में आती है मेटाफेज। मेटाफेज में डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, कंडेंसेशन का क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स है वो अलाइन करते हैं सेल के सेंटर में उस मेटाफेजिक प्लेट पे या फिर सेल के इक्वेटर पे। ठीक है, उसके बाद हमारी एनाफेज आती है। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर्स है वो स्प्लिट होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवीजन, सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेपरेशन होता है, तो वो क्रोमेटिड्स है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। फिर एनाफेज के बाद में टीलोफेज आती है। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप डेवलप होते हैं, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर है ये फिर से बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। अब हमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट तरीके से होता है। एनिमल सेल्स के अंदर फरो फॉर्मेशन होता है, वो फरो एक बार बनता है, बाहर की तरफ से बनता है वो, और फिर वो फरो डीपन होता जाता है, मतलब गहरा होता है, और फिर इस तरह से सेल की शेप बनती है, और लास्ट में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए वो सेल जो है वो फरो नहीं बना पाती, रिजिड होती है सेल वॉल, और हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसलिए वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है अंदर की साइड, और अंदर से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और लास्ट में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एनिमल्स में फरो अपीयर होता है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। इस तरह से हमारा डिवीजन हो रहा था। माइटोसिस में सबसे पहले अर्ली प्रोफेज थी जिसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। इसमें न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, और ये क्रोमोसोम्स हैं ये ऑलमोस्ट कंडेंस हो चुके हैं। फिर इसके बाद ट्रांजिशन आता है मेटाफेज से, कि मेटाफेजिक प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स जाके अलाइन हो रहे हैं, और मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजिक प्लेट पे या फिर इक्वेटर पे या फिर सेल के सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। फिर एनाफेज आता है। एनाफेज में सारे जो क्रोमेटिड्स हैं उनमें स्प्लिटिंग होती है, और वो क्रोमेटिड्स हैं वो सेल के एक पोल पे आके अरेंज हो जाते हैं। फिर टीलोफेज है। टीलोफेज के अंदर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो जाती है, जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमने माइटोसिस को खत्म किया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है हाफ, तो ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मियोसिस से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गेमेट्स बनते हैं। और फिर ये टू सीक्वेंशियल साइकिल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होते हैं, इसको हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बोलते हैं, लेकिन एक ही बार सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो टाइप की मियोसिस हैं। मियोसिस इनके अलग अलग फेजेस हैं, प्रोफेज 1 मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और प्रोफेज 2 मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। मियोसिस 1 के अंदर हम प्रोफेज 1 को देख रहे थे, तो प्रोफेज 1 हमारी सबसे लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स फेज आती है। बाकी जितने भी फेजेस से हम कंपेयर करेंगे तो प्रोफेज 1 है वो सबसे लॉन्गर होती है और मोर कॉम्प्लेक्स होती है। इसको फर्दर डिवाइड किया है 5 सब फेजेस के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर हमारा कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, और वो क्रोमोसोम्स बुके शेप में आ जाते हैं, तो बुके शेप में आने की वजह से इस स्टेज को हम बुके स्टेज भी बोलते हैं।
और जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स है वो पेयरिंग करते हैं, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, बाइवेलेंट एंड टेट्राड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का अपीयरेंस होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करवाता है। इसके बाद पैकाइटिन के बाद डिप्लोटीन स्टेज आती है और ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा जाइगोटीन के अंदर फॉर्म हुआ था उसका डिसोल्यूशन होता है डिप्लोटीन के अंदर, और डिप्लोटीन के अंदर ही हमारे कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। कियाजमेटा एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था वहीं पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं कियाजमेटा। फिर लास्ट फेज आती है हमारी डाइकाइनेसिस। इसके अंदर टर्मिनलाइजेशन होता है कियाजमेटा का। जो कियाजमेटा डिप्लोटीन स्टेज में बना था उसका टर्मिनेशन हो जाता है कियाजमेटा का डाइकाइनेसिस के अंदर। न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस होता है, न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोफेज बन के डाइकाइनेसिस में। इसके बाद आता है मेटाफेज वन। मेटाफेज वन के अंदर बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है और वो बाइवेलेंट जो है उनका अलाइनमेंट होता है इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। मेटाफेज के बाद में एनाफेज वन आता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। उसके बाद टीलोफेज वन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। फिर मियोसिस वन कंप्लीट होता है। इसके बाद में मियोसिस टू स्टार्ट होता है। मियोसिस टू के जो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा फेज आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस के अंदर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो कि हमें मियोसिस टू में जो प्रोटीन्स की जरूरत होगी वो सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस इंटरकाइनेसिस में होगा और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये प्रोसेस होगा। तो मियोसिस सेकेंड शुरू करते हैं। मियोसिस सेकेंड एकदम माइटोसिस के जैसी फेज होती है और इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है। कोई भी क्रोमोसोम्स है उनका नंबर हाफ नहीं होता है, रिडक्शन नहीं होता। ये स्टार्ट होती है प्रोफेज टू से। प्रोफेज टू के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। फिर आती है मेटाफेज टू। मेटाफेज टू में क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटर के ऊपर। उसके बाद एनाफेज टू। एनाफेज टू में वही स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की। हमारी एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा था और एनाफेज टू के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। फिर आती है टीलोफेज। जैसे ही मियोसिस खत्म होगा टीलोफेज टू एंड होगा, मियोसिस खत्म हो जाएगा और एट द एंड हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगी। ये सारा हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा। अब इनके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टू ऑपोजिट पोल्स। तो इसके अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग भी होता है, क्रोमेटिड्स की सेपरेशन भी होती है और क्रोमेटिड्स है वो ऑपोजिट पोल्स की डायरेक्शन में मूव भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है फरो फॉर्मेशन डज नॉट अकर्स इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। फरो फॉर्मेशन प्लांट सेल्स में क्यों नहीं होता ये बताना है। तो इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, एक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनएक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी वजह से फरो फॉर्मेशन नहीं बनता है प्लांट सेल्स के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल्स की सेल वॉल जो है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है, एक्सटेंसिबल नहीं होती है, इसलिए। Which of the following holds true about meiosis? Meiosis के लिए क्या true है स्टेटमेंट बतानी है। It ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms where fertilization restores the diploid phase। तो ये सही है, क्योंकि हमारे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गेमेट्स बनते हैं तो ये 2n सेल से गेमेट्स बनते हैं, तो वो गेमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और उसके बाद में दो हैप्लॉइड गेमेट्स के मिक्सचर से हमारा जाइगोट बनता है, जो कि फर्दर 2n होता है और उसमें डिप्लॉइडी लेवल जो है वो वापस से रिस्टोर कर लिया जाता है बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। इट इन्वॉल्व्स द टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन इज called meiosis 1 and 2, but only a single cycle of DNA replication। दो बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 बार सेल डिवीजन होता है, लेकिन एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये भी हमने देखा था, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर इट इन्वॉल्व्स इन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। और ये भी सही है कि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग होती है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। ये भी हमने देखा कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है मियोसिस में और दो सेल्स बनती है माइटोसिस में। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आर आंसर इज आवर आंसर। फिर क्वेश्चन 4 है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन सी फेज में बनता है या फिर कौन से स्टेज में बनता है? तो जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो अभी हमने देखा था कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो जाइगोटीन के अंदर बन रहा था और डिप्लोटीन के अंदर उसका डिसोल्यूशन हो रहा था। फिर क्वेश्चन 5 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो इन डिप्लोटीन स्टेट द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और इसके बाद है ड्यूरिंग zygote the heterologous chromosome shows pairing। Chiasmata is J-shaped structure formed in diplotin। Pectin is characterized by the formation of synaptonimal complex। तो इसके अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने देखा जाइगोटीन में बन रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कियास्मेटा का हमने देखा ये एक्स शेप्ड का हो रहा था, इसने जे शेप बोला है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग जाइगोटीन द हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स आर शोज पेयरिंग। तो हेटेरोलोगस नहीं थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर है डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स है वो विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन। रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में होता है? डिप्लोटीन में, जाइगोटीन में, पैकाइटिन में या डाइकाइनेसिस में? तो रिकॉम्बिनेशन हमारा पैकाइटिन स्टेज में हो रहा था, जहां पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट था। रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट था और ये हेल्प कर रहा था रिकॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंप्लीट डिटेल, पूरा इसका डिटेल वर्जन इसका स्टडी किया है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्री एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।